हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की सेकंड पॉलिसी के ऊपर। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी में जो एनईपी पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके अंदर हम लोगों ने 3 करेक्टिव स्टेप्स उठाए थे। 3 करेक्टिव स्टेप्स में मेरा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग उसके सेकंड करेक्टिव मेजर्स पे बात करेंगे, जो कि है हमारा प्राइवेटाइजेशन। क्या है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे वो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट वर्ड पे बात करेंगे। बात किस पे करेंगे हम लोग? प्राइवेट वर्ड पे बात करेंगे। अब ये प्राइवेट मेरे सेक्टर्स हो सकते हैं, मेरी प्राइवेट यहाँ पे आप कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, प्राइवेट कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली गवर्नमेंट ने किया क्या था? प्राइवेटाइजेशन ये तो समझ में आ गया कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे फोकस किया था, बट जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे फोकस किया था वो किस तरीके से किया था और उसके क्या बेनिफिट्स मिले, क्या उसके नुकसान हुए, क्या तरीके थे प्राइवेटाइजेशन के। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके वेज यानी किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, फायदे, नुकसान, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा। द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर्स उठा के प्राइवेट को दे दी। उन्होंने अपनी ओनरशिप प्राइवेट को ट्रांसफर कर दी। अब ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बेच के, कि जब आप अपनी कंपनी या अपनी इंडस्ट्री, अपनी फर्म, अपना इंस्टीट्यूशन, अपने कोई भी जो चीज है, जब आप उसको बेच देते हो या किसी को दे देते हो किसी चीज के बदले में, तो वो होती है मेरी ट्रांसफर। जब ट्रांसफर होता है तो उसकी ओनरशिप भी चली जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब था द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू द प्राइवेट, कि जब हमने पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप उठा के प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी, तो वो ट्रांसफर या वो कन्वर्जन मेरा क्या कहलाया? प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब आप अपनी फर्म को अगर कन्वर्ट करना चाहें, अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर अपनी फर्म को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से आप ये कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी जनरल लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से हम लोग करते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सारे टॉपिक क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वो वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, तो आज सिर्फ हम लोग जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। जो वेज होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, या जिन जिन तरीकों से हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दो। शेयर को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर करने का मतलब हमने क्या किया, मेरी कंपनी थी, ठीक है, मेरी कोई फर्म थी अग्रिम प्राइवेट लिमिटेड। अग्रिम प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट फर्म है। हमने क्या किया? हमने अपनी कंपनी के 51% शेयर्स उठा के दे दिए किसी अनदर फर्म को। हम गवर्नमेंट फर्म थे, हमने किसी प्राइवेट फर्म को अपने 51% शेयर्स दे दिए, उनसे पैसा लिया और उस पैसे के बदले में हमने उनको शेयर्स प्रोवाइड करा दिया। तो अब जब उनके पास मेरी कंपनी के 51% शेयर्स हैं, तो ज्यादा मालिकाना किसके पास है? उनके पास है। तो मेरी कंपनी में हक ज्यादा किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो अब क्या होगा? मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? जो अभी तक अग्रिम पब्लिक लिमिटेड थी वो अब कन्वर्ट हो जाएगी अग्रिम प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज के बाहर वर्ड लिखा देखा होगा, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर कोई गवर्नमेंट की फर्म है तो उसके आगे वर्ड लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड। अगर कोई आपकी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की फर्म है तो वहां लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो जब कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज अपने कंपनी के 51% शेयर्स प्राइवेट को ट्रांसफर कर देती है, उनको बेच देती है, तो वो मेरा कहलाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट या फिर प्राइवेटाइजेशन। सेकेंड जो मेरा मेथड होता है वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? हमने अपने पब्लिक सेक्टर से पैसा वापस निकाल लिया।
पैसा कैसे वापस निकाल सकते हैं कि जो पैसा हमने अपनी फर्म में लगाया था उस पैसे को वापस पाने के लिए हमने उसको बेच दिया। तो लगभग ये कॉन्सेप्ट हमारा सेम पहले वाले की तरह है। फर्क क्या है, उसमें हम लोग शेयर्स दे देते थे कि हमने मालिकाना हक दे दिया, यहाँ पे हमने पूरी फर्म ही उठा के दे दी। डिसइन्वेस्टमेंट, हमने पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। हमने उसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, कोई पर्सन आया, हमने उससे बोला भाई ये मेरी फर्म है 2 लाख की है, चाहो तो ले लो। उसने 2 लाख रुपए दिए, मैंने फर्म उसको दे दी, आज से वो फर्म प्राइवेट लिमिटेड हो गई, मुझे मेरा पैसा मिल गया, बात खाता। तो ये कहलाता है मेरा डिसइन्वेस्टमेंट कि मैंने या तो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली, इन्वेस्टमेंट निकाल ली, या फिर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा हूं। या 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप उससे इन्वेस्टमेंट निकाल लो कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, और या तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट किसी और के थ्रू पैसा ले लो। तो 2 तरीके से आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम लोग पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा मेथड मेरा आता है पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। नीलामी का मतलब क्या हो गया, अब मैंने लोन लिया था, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, तो बैंक क्या करती है, मेरी फर्म को नीलाम कर देती है, उसका ऑक्शन कर देती है। जैसे बोली लगती है ना कि ये फर्म की वैल्यू है 50 करोड़ और इसकी वैल्यू शुरू होती है 50 करोड़ से। अब 50 जो जितनी ज्यादा बिड लगाता जाएगा, बिड मतलब बोली, BID, बिड यानी बोली, जो जितनी ज्यादा बोली लगाता जाएगा, जितना ज्यादा बिड करता जाएगा, उसकी वैल्यू, कंपनी की फर्म की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो थ्रू द मेथड ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन के मेथड के थ्रू भी आप अपनी फर्म को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, लास्ट आपका आ जाता है पब्लिक टेंडर। पब्लिक टेंडर का मतलब होगा टेंडर, जैसे ठेके निकलते हैं ना, साइकिल स्टैंड का ठेका निकलता है, बस स्टैंड का ठेका निकलता है, लीकर का ठेका निकलता है। तो डिफरेंट टाइप्स का आपने टेंडर देखे होंगे कि लोग ठेका ले लेते हैं, टेंडर ले लेते हैं। तो वो जो टेंडर होता है वो गवर्नमेंट निकालती है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो उनके लिए अप्लाई करे, ताकि प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ हो। तो यहाँ से क्या हुआ, इस टेंडर को अप्लाई करने के लिए पब्लिक ने अपना हाथ खींच लिया कि भाई मैं नहीं अप्लाई करने जाऊंगा, मेरा टेंडर है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, जो प्राइवेट फर्म चाहे वो जाके टेंडर पे अप्लाई कर सकती है। तो ये भी तो एक मेथड हो गया ना प्राइवेट को प्रमोट करने का, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन के बहुत तरीके थे, बेसिकली हमने यहाँ पे 4-5 डिस्कस किए। कौन कौन से थे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक ऑक्शंस एंड पब्लिक टेंडर। ये मेरे 4 वेज थे जिसके तरीके से हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस डिसइन्वेस्टमेंट को करने के पीछे मेन कारण क्या था, क्यों करना था भाई डिसइन्वेस्टमेंट? क्या इससे पहले गवर्नमेंट चल नहीं रही थी? क्या इससे पहले लोग खा नहीं रहे थे, लोग इससे पहले रह नहीं रहे थे? क्या नहीं हो रहा था जो डिसइन्वेस्टमेंट कर, मतलब हम लोग को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ गया? तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री पे चलते हैं, मतलब अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत आगे हम लोग फिलहाल 21st सेंचुरी है, थोड़ा पीछे चलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, हम लोग कहते हैं ना गोरों ने राज किया हम पे 200 साल। ये जो 200 साल का पीरियड था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, 1757 to 1847 एंड 1848 to 1947। ये 100 साल के पीरियड में डिवाइड था, 1747 to 1847 एंड 1847 to 1947। पहले वाला जो पीरियड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और जो दूसरा वाला पीरियड था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। पहले वाले में ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे वाले में ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1930s में ही जर्मन में, जो जर्मन कंट्रीज हैं, ठीक है, ब्रिटिश के जितने एम्पावरमेंट है, उन्होंने पहले से ही डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मतलब जो प्राइवेटाइजेशन था वो 1930s में थोड़ा ट्रेंड में आ गया था, बट इंडिया में वो अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1930 से लेके 1947 तक बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया था, जैसे ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश हैंडलूम, ब्रिटिश टेक्सटाइल, ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिटिश टेलीकॉम। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको आजादी से पहले ही उनको प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया था। लेकिन 1947 के बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इतनी ज्यादा वेल एफिशिएंट नहीं थी कि वो हमारी कंट्री को इतनी ज्यादा ग्रोथ दे पाए। इसलिए 1991 में थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब से हम लोग पूरा फोकस किस पे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पे करेंगे। तो जब उन्होंने सारा फोकस प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया तो उससे क्या हुआ, मेरी कंट्री जो है वो ग्रो कर गई। तो मेन ऑब्जेक्ट, अब सिर्फ इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ। तो बेसिकली यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन का वो क्या है, टू इंक्रीज FDI एंड FII और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ PSU।
मेन एम यहाँ पे ये था कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है कि उनको फ्रीडम दे दो, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना दो, किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना रखो, तो अपने आप वो ग्रो कर जाएंगे। दूसरा जो मेथड था वो क्या था, एफडीआई और एफआईआई इंक्रीज करने का। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इंडिया में आके, जैसे कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो वो कहलाता है एफडीआई, कि फॉरेन वालों ने डायरेक्ट आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। जैसे आपने अभी अगर न्यूज देखी होगी, तो न्यूज में एक शू मेकिंग कंपनी है, नाम एग्जैक्टली मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जर्मन की एक कंपनी है, वॉल्फ करके शू मेकिंग कंपनी है। उसने रिसेंटली चाइना से अपना पूरा बिजनेस हटा के, या चाइना से पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटा के यहाँ इंडिया में आगरा में स्टैब्लिश कर। तो ये क्या हुआ, फॉरेन की एक कंपनी थी, जर्मन एक कंपनी थी, वो डायरेक्टली इंडिया में आके बिजनेस सेटअप कर रही है, तो ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक बात। तो जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, तो बाहरी कंपनीज यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप करें, तो उससे हमारी कंट्री को प्रोडक्शन भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दूसरा बात मैंने यहाँ पे करी एफआईआई की। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये एफआईआई जो है, इसका मतलब होता है कि कोई फॉरेन कंपनीज हमारी किसी कंपनी पे अगर पैसा लगाए, कोई बाहर की कोई कंपनीज है और वो इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं एफआईआई। जैसे अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस जियो, आप सभी फैमिलियर होंगे इस वर्ड के साथ। जियो जो कंपनी है वो कहाँ की है, इंडिया की कंपनी है, और पिछले 3 से 4 हफ्तों में इन लॉकडाउन के समय पे भी जो जियो है उसके कंपनी में लगभग 67,000 करोड़, कितना, 67,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो बाहर की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसमें आपकी विस्ता कंपनी है, ठीक है, आपका फेसबुक है, ठीक है, और भी 2-4 टोटल 4 डील हुई हैं, 4 डील्स में ये पैसा इनके पास आया है। टोटल इनके पास 67,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो फॉरेन इंडस्ट्रीज ने, इंडिया की एक कंपनी थी जियो जिसपे ये इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो मेरा हो गया एफआईआई। तो एफडीआई और एफआईआई को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम लोग ने ये प्राइवेटाइजेशन की टेक्निक जो थी वो फॉलो करी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे फीचर्स की तरफ। इसका फीचर क्या है, मेन मतलब प्राइवेटाइजेशन में बात किस चीज की होगी, तो जब हमने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है तो फीचर्स क्या हो जाएंगे, पब्लिक, बाय बाय, गवर्नमेंट किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगी।